गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर स्टडी कर लिया। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें हम फोकस करेंगे सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। किस पे फोकस करने वाले? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले आते हैं कि ड्यूअल नेचर होता क्या है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर होता क्या है? देखो क्या कहा है, रेडिएशन आइदर पजेस वेव नेचर और क्वांटम दैट इज अ पार्टिकल नेचर इज नोन एज अ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। हमें पता है कि जब हमने लाइट का स्टडी किया तो कभी कभी लाइट वेव जैसे बिहेव करता है और कभी कभी लाइट पार्टिकल जैसे बिहेव करता है। मीन्स कुछ जो इफेक्ट होते हैं जैसे कि यहां मैंने दिया है फेनोमेनॉन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इनका हम स्टडी करें तो हमें लगता है कि लाइट वेव है। लाइट क्या है? वेव है। दूसरे कोई नेचर से हम इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड, लाइक फेनोमेनॉन अगर हमने स्टडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, तो अब इस केस में हम वेव थ्योरी से इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो इस केस में वेव क्या होता है? पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, दैट इज अ क्वांटम नेचर और अ पार्टिकल नेचर। तो वेव के पास इन दोनों फेनोमेनॉन से या इतने सारे फेनोमेनॉन से प्रूव होता है कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं। एक तो ये वो वेव जैसे बिहेव करता है या पार्टिकल जैसे बिहेव करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जो सीखने वाले इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है आपको तो पता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? पहले इमिशन पे फोकस करते हैं। अब इमिशन कहां से होना चाहिए, कौन सा इमिशन हम कंसिडर करने वाले हैं? तो इस केस में जो हम इमिशन कंसिडर करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन, द फेनोमेनॉन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो मेटल से जो इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, या मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्यों मेटल के सरफेस से? क्योंकि हमें तो पता है कंडक्टर, इंसुलेटर, ये कंसेप्ट, सेमीकंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो कंडक्टर होता है, या उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको हम कंडक्टर। और जनरली कंडक्टर क्या होता है? मेटल। सो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा फ्री होते हैं। सो मेटल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी ले दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो वो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, तुरंत बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसे सडनली एक्सटर्नल, एक सर्टन एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नीड एक्सटर्नल एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड कंप्लीटली। जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। एंड थर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। अब मिनिमम एनर्जी प्रोसेस, ये मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट है थर्मो आयनिक इमिशन। मीन्स हम अगर मेटल को हीट करते हैं, सफिशिएंट एनर्जी हीट से मिल जाती है और बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, तो थर्मो आयोनिक इमिशन। तो इसमें हीट हम जब अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, मेटल हीटअप हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इमिशन करने लगता है। सेकेंड है फील्ड इमिशन। इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, 10⁸ वोल्ट पर मीटर समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं। सो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होते हैं? बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट करते हैं। ये हो गए दो मेथड, एक हीट से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस लाइट जब किसी मेटल पे या फोटो सेंसिटिव मेटल पे इंसिडेंट करती है तो लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब लाइट किसी मेटल पे गिरती है, एक पर्टिकुलर लाइट, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन होते हैं, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो अब हम इस पे फोकस करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे। ठीक है, चलो आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन किसे कहा जाता है। देखो डेफिनेशन दिया है आपको, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट और एनी अदर रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो जब हम सरफेस को, किसके? मेटल के सरफेस को इल्यूमिनेट करते हैं सर्टन लाइट से या सर्टन रेडिएशन से जिसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल है, उसकी वजह से अगर इमिशन होता है या इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब लाइट मीन्स हमने स्पेक्ट्रम का स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हमारे एक्सरे, बहुत सारे रेज है, इसलिए हमने कहा सुटेबल रेडिएशन। कोई भी सुटेबल रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो अगर हम
मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से वो बाहर आ रहे हैं, इसलिए उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये कुछ अलग नहीं होते, जो मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो क्यों बाहर आए, बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसलिए उसको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो भी करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स उसे कहा जाता है फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है फोटो करंट। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेडिएशन और लाइट इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड द करंट प्रोड्यूस बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ फोटो करंट। ठीक है, अब ये स्टडी कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये हमारा सोर्स है जिसमें से लाइट इंसिडेंट होगा। ये लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का या रेडिएशन या पर्टिकुलर इंटेंसिटी का इमीटर पे इंसिडेंट होगा। इमीटर इज अ मेटल। इमीटर क्या है, मेटल है जो उस पे फोटो सेंसिटिव कोटिंग होता है, जिसपे फोटो सेंसिटिव कोटिंग होता है। एंड देन जैसे ही लाइट इस पे गिरता है इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होते हैं, वो कहां जाते हैं, कैथोड की ओर जाते हैं, कैथोड की ओर जाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने के लिए हमने क्या किया, ये पोटेंशियल अप्लाई किया। ये क्या किया है, पोटेंशियल बैटरी, पोटेंशियल अप्लाई किया है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने रखे हैं इवैक्यूएटेड गैस, इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर में या इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में रखे हैं। किसमें रखे, जिसको की विंडो है, कॉर्ड्स विंडो। ये ग्लास ट्यूब है, ये इवैक्यूएटेड होता है, उसमें इसमें एक विंडो होता है, कॉर्ड्स का विंडो होता है, जहां से लाइट एंटर करता है। ठीक है, अब रियोस्टेट और बैटरी का कनेक्शन यहां दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर ट्रैवल कर सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई करने के लिए हमने पोटेंशियल डिवाइडर या पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट बनाया है। देन यहाँ एक रिवर्सिबल की लगाया है, मीन्स हम पोटेंशियल को, इमिटर के पोटेंशियल को पॉजिटिव कर सकते हैं या निगेटिव कर सकते हैं। हमारे पास कम्यूटेटर की है या रिवर्सिबल की है, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल कभी यहां लगा सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्शन यहां नहीं कर सकते, तो पोटेंशियल को हम रिवर्स कर सकते हैं। देन अगर हमें करंट मेजर करना है तो माइक्रो एमीटर लगाया है, एंड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया है। तो ये हमारा पूरा सेटअप है, समझ में आ गया। इमीटर, कलेक्टर, दो प्लेट, इसको हमने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में रखा है। ओके, उसको क्या है, कॉर्ड्स विंडो है जिसमें से लाइट एंटर करेगा। एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, सुटेबल लाइट इंसिडेंट होगी इमीटर पे, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, और फोटो करंट हमें मिलेगा। फोटो करंट हम मेजर करेंगे एमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे वी से। ठीक है, यहाँ एक रिवर्सिबल की है जहां से इमीटर का पोटेंशियल हम पॉजिटिव या निगेटिव कर सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये डायग्राम समझ में आ गई। अब इसके पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, देखो अब हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। इस केस में हमें जो याद रखना है वो है, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हमारे पास है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, एंड थर्ड है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी, देन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। हम इसमें 3 कंसेप्ट स्टडी करने वाले। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अगर वहां से लाइट रे आ रहा है या फोटोन आ रहा है तो फोटोन के पास भी फ्रीक्वेंसी होती है, फोटोन के पास भी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमने स्टडी किया है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। तो फोटोन के पास भी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी का स्टडी करना है। देन हमने कहा इंटेंसिटी। अब देखो, वेव नेचर में अगर हम इंटेंसिटी स्टडी करते हैं, वेव नेचर, अभी मैं वेव नेचर का बात कर रहा हूं, पार्टिकल नेचर का नहीं। सुनो, अगर हम वेव नेचर की बात करते हैं, वेव में एम्पलीट्यूड होता है, तो इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हमें पता है। लेकिन यहां पार्टिकल है तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का लेना ही देना नहीं है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन। अगर देखो ज्यादा फोटोन आ रहे, अगर ज्यादा लाइट आपके पास स्ट्रॉन्ग आ रहा है, मीन ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ज्यादा पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल आएंगे उतना इंटेंस लाइट होगा, उतना क्या होगा, इंटेंस। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स का नंबर ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा। ये इंडिकेट क्या करता है, इंटेंसिटी। एंड पोटेंशियल हमें पता है,
पोटेंशियल डिफरेंस हम पॉजिटिव अप्लाई कर सकते हैं या निगेटिव अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास रिवर्सिबल की है, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पोटेंशियल घटाएंगे, उस हिसाब से हम स्टडी करने वाले। तो हमारे पास 3 टर्म है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम फ्रीक्वेंसी का स्टडी करेंगे तो इंटेंसिटी को और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखेंगे, देन बाद में चेंज करेंगे। ओके, जब हम इंटेंसिटी का स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखेंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का स्टडी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का मींस इन दोनों टर्म्स को कांस्टेंट रखेंगे एंड देन बढ़ाएंगे। पहले दोनों को कांस्टेंट रख के सीखना है, ठीक है। तो आते हैं पहले कंसेप्ट पे, हमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ा रहे, हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, तो सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड। अब पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया है, सुटेबल जो भी हमें अप्लाई करना था हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, बैटरी में सेट कर दिया। देन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रख दिया है। मीन जो भी पार्टिकल आ रहे हैं वो नंबर अब बढ़ेगा नहीं, जितने आ रहे हैं उतने ही रहेंगे, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ाती जाएंगे। तो इसको यहाँ ग्राफ दिखा है, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फोटो करंट क्या हो रहा है। अब देखो सर्टन इस रेंज में कहीं भी फोटो करंट नहीं आ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा है। इनिशियली 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक सर्टन रेंज तक इमिशन नहीं होता। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, सो फॉर मिनिमम वैल्यू, ये है हमारा मिनिमम वैल्यू न्यू 0, फॉर द मिनिमम वैल्यू यहां से इमिशन होना स्टार्ट हुआ है, यहां से इमिशन होना स्टार्ट हुआ है। सो नो फोटो करंट टिल सर्टन फ्रीक्वेंसी न्यू 0 इज रीच। जब तक न्यू 0 नहीं आता तब तक फोटो करंट का वैल्यू 0 रहता, फोटो करंट का वैल्यू 0 रहता। अब न्यू 0 से इमिशन होना स्टार्ट हुआ तो इसे हम कहेंगे थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या कहेंगे, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन होना स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मटेरियल। फोटोसेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी देना पड़ता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी इमिशन नहीं होता। अगर हम थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ही इमिशन होगा, याद रखना है। तो अब ये है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि इस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट c बाय लैम्बडा 0 वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्बडा 0 इज द थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस मिनिमल फ्रीक्वेंसी, तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ। ये रिलेशन याद रखना है, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। ओके, तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ये मैक्सिमम होगा वेवलेंथ, ये क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाना मीन्स, देखो इंटेंसिटी में बढ़ाना मीन्स अगर आपने एक बल्ब लगा दिया, देन 2 बल्ब लगा दिए तो इंटेंसिटी बढ़ गई, 3 बल्ब लगा दिए तो इंटेंसिटी और बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ना मीन्स जो भी एक बल्ब से एक सोर्स से फोटोन एमिट हो रहे थे वो 3 थे, 2 लगा दिए तो अब 6 हो रहे, 3 बल्ब लगा दिए तो अब 9 हो रहे। तो अब ये इंटेंसिटी बढ़ रही है, जितने फोटोन बढ़ेंगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन पे ये डिपेंड करता है। तो आते हैं अब फोटो करंट और इंटेंसिटी का रिलेशन, आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल इज फिक्स, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख रहे हैं, पोटेंशियल v को फिक्स रख रहे हैं, इनको बढ़ा नहीं रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी वेरीज एंड करस्पॉन्डिंग फोटो करंट इज मेजर। जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ेगा। क्यों, देखो अगर ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ये क्या है, फोटो सेंसिटिव, ये इमिटर प्लेट है। पहले सपोज एक पार्टिकल आ रहा था, पहले क्या आ रहा था, एक फोटोन, पहले आ रहा था एक फोटोन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। अगर 2 फोटोन आ गए सफिशिएंट एनर्जी वाले तो 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे, 3 आ गए तो 3 को इमिट करेंगे। तो जितने फोटोन ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, उतना करंट भी ज्यादा।
तो जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना फोटोन का नंबर बढ़ेगा, जितना फोटोन का नंबर बढ़ेगा वो मेटल पे ज्यादा इंसिडेंट होंगे, उसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, उसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो ऑब्वियसली अगर फोटोन का नंबर बढ़ेगा मींस इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। इसलिए यहां देखो as intensity increases number of particle increases photo current is also increases, so photo current is directly proportional to number of electron emitted per second। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं मींस इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। तो ज्यादा फोटॉन्स अगर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे और फोटो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट हो रहे हैं या नंबर ऑफ फोटोन कितने इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है पोटेंशियल का, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल अगर हम वेरी करते तो क्या होगा। अब पोटेंशियल अगर वेरी करना है तो दो टर्म पहले हम कांस्टेंट रख देते हैं, कौन से इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, ये याद रखना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। तो क्या कहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा है, मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, एंड इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट। इंटेंसिटी भी अब हमारी कांस्टेंट है। फोटो करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द पॉजिटिव पोटेंशियल। अब ये क्या बता रहा है, ठीक है, ये हमारा इमिटर प्लेट है। ओके, ये हमारा इमिटर प्लेट है और ये हमारा कलेक्टर प्लेट है, ये हमारा कलेक्टर प्लेट है। अब क्या कहा है उन्होंने कि पोटेंशियल बढ़ाएगा, मींस इसमें से पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे, पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब पोटेंशियल देखो, यहां पॉजिटिव होगा, यहां निगेटिव होगा। ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं। ओके, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, ठीक है, इस तरह से। अब पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर का हम बढ़ाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर का बढ़ाएंगे। ये यहां से फोटोन आएगा, हमारा फोटोन आ गया, इंसिडेंट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसको खींचेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इसको खींचेगा। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उतना ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे मींस करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी है, इंटेंसिटी क्या रखी है, कांस्टेंट। तो हमने अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखी है तो फोटोन का नंबर सेम रहेगा। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मींस अगर दो फोटोन आ रहे हैं तो दो ही फोटोन आएंगे, अगर दो फोटोन आ रहे हैं तो दो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और दो के दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद करंट इंक्रीज ही नहीं होगा। हर सेकेंड में दो फोटोन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, दो फोटोन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट या सैचुरेट। करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो देखो इनिशियली जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते, इनिशियली जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते, इनिशियली करंट तो बढ़ जाएगा, इनिशियली करंट तो बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं सारे के सारे एक साथ जा रहे हैं, सारे के सारे एक साथ जा रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो फिर से एक बार बताता हूं। सपोज हमारे पास ये इमिटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है, ये पॉजिटिव है पोटेंशियल, ये निगेटिव। अब हमारे पास 10 फोटोन आ रहे हैं, हमारे पास कितने फोटोन है, 10 फोटोन है। 10 फोटोन यहां इंसिडेंट होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन स्लो जाएंगे, कुछ फास्ट जाएंगे, हर एक की एनर्जी अलग अलग होगी, कुछ स्लो जाएंगे, कुछ फास्ट जाएंगे। तो करंट क्या होगा, मीन्स करंट तो आ रहा है लेकिन एक साथ नहीं। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, जैसे ही हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहाँ पहुंच जाएंगे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ पहुंच जाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं, वापस 10 फोटोन आएंगे, तब 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वापस 10। तो एक सेकेंड में 10 फोटोन आए, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए।
नेक्स्ट 10 फोटोन इंसिडेंट हुए, 10 इलेक्ट्रॉन चले। तो करंट हर बार क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, तो चार्ज पर यूनिट टाइम सेम रह रहा है। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास एक सेकंड में ही पहुंच रहे, हर सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन 10। तो क्या होगा, इनिशियली करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल पहले 1 जा रहा था, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ जाएगा सारे के सारे उसके पास चले जाएंगे। तो इनिशियली क्या होगा, पहले करंट इंक्रीज होगा एंड देन सैचुरेट होगा, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं इसलिए। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए। So at some stage all electron are collected by the plate C and photo current is maximum and saturated। सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जब कलेक्ट हो जाएंगे तो करंट सैचुरेट हो जाएगा। इसके आगे फोटो करंट बढ़ नहीं रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही है। अगर हम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, अगर हम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब हम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव, कलेक्टर हमारा निगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर, ये निगेटिव पोटेंशियल को इसको अपोज करेगा, ये निगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर का इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, करेक्ट है। लेकिन इसके पास अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ये यहां पहुंच जाएगा। तो जिनके पास एनर्जी ज्यादा है वो सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास एनर्जी कम है वो नहीं जा सकेंगे। अब अगर हम कलेक्टर का निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं, कलेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, निगेटिवली स्ट्रॉन्ग, तो इसका निगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, अब इसकी ताकत बढ़ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करना स्टार्ट कर देगा। कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन आए वो अपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, और उस पोटेंशियल को कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को वो रोक देगा, आने ही नहीं देगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, अपोज करेंगे। उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द प्लेट सी, निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज, फोटो करंट रिड्यूस टू जीरो। देखो निगेटिव पोटेंशियल धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की जिनकी जिनकी ताकत कम है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेंगे, और एक सर्टेन पॉइंट पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये रोक देगा। उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये समझ में आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब और थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। अभी तक तो हमने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। अब इंटेंसिटी को चेंज करके देखेंगे आप। अब देखो, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो व्हेन द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिपेल मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था अब सबसे मैक्सिमम एनर्जी जिसके पास है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास है, उसको ये निगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर का अपोज करेगा, उसकी वजह से ये सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा। उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। रिपेयर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², या इसी को हम कहते हैं जिसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी थी, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी ये रोक देगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू ev0। तो इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही पोटेंशियल यहाँ की एनर्जी है। तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी, ev0। इसको रोकने के लिए कितना एनर्जी अप्लाई करेगा, ev0। सो ev0 इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्स, ये याद रखना है, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वेयर e0 इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑन अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंजेस आएंगे, और फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आएगा। नाउ फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को पहले हम चेंज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम kinetic energy depend on the intensity. Okay, stopping potential and maximum kinetic energy is independent of intensity. Stopping potential and kinetic energy इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते तो इंटेंसिटी ज्यादा कहते हैं। अगर बल्ब से या लाइट से ज्यादा फोटोन आ रहे मींस इंटेंसिटी ज्यादा,
तो फोटोन नंबर बढ़ने से एनर्जी में कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन सैचुरेशन करंट में चेंजेस होगा। सैचुरेशन करंट में चेंजेस कैसे देखते हैं। देखो अब हमने इनिशियली क्या किया, हाँ, अब हमारे पास ये इमिटर है, ये कलेक्टर है, ये है इमिटर, ये है कलेक्टर। इनिशियली हमने इंटेंसिटी कम रखी, इंटेंसिटी कम रखी, तो सिर्फ एक फोटोन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, करंट इंक्रीज। अब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, दो फोटोन आ रहे, दो इलेक्ट्रॉन आए गए। अब और इंटेंसिटी बढ़ा दी तो चार फोटोन आ रहे, चार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे सैचुरेशन करंट भी बढ़ता जाएगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन का करंट था, अब दो इलेक्ट्रॉन का, अब 5 इलेक्ट्रॉन का है। तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी नहीं, एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। तो सब इलेक्ट्रॉन, अगर हमने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे रुकेंगे। तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, मींस नंबर कांस्टेंट है। अब नंबर अगर कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट तो बढ़ने वाला नहीं है। जैसे यहाँ सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है वैसे सैचुरेशन करंट बढ़ने वाला नहीं। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो पहले न्यू वन छोटी, अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू वन, E2 is equal to H nu 2 and E3 is equal to H nu 3। तो अगर एनर्जी इनके पास ज्यादा है, अगर एनर्जी को रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी तो उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले अगर लेस फ्रीक्वेंसी थी तो एनर्जी लेस, तो उसको नजदीक रोक दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगा। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो एनर्जी भी बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। और फिर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फिर एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी को रोकने के लिए, अब उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वापस पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये तो हमने स्टडी किया, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डिपेंड ऑन EV0, काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन सैचुरेशन करंट यहां डिपेंड नहीं करता, रिमेन सेम। तो ये आपको याद रखना, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट में, इफेक्ट ऑफ फोटो मेटल ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और मेटल, अलग अलग मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल। आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हो इस हिसाब से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी होगा। अब इस पे याद रखना है, देखो सारे ग्राफ आपको पैरेलल मिलेंगे, सारे ग्राफ आपको क्या मिलेंगे, पैरेलल। हमने ग्राफ किसका ग्राफ किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे तो दोनों का स्लोप कांस्टेंट होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट। तो इस केस में याद रखना है कि स्लोप कांस्टेंट होता है और स्लोप क्या होगा, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय न्यू। तो देखो स्लोप फॉर ऑल मेटल इज अ सेम, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, स्लोप सारे मेटल के लिए सेम होगा, स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें पोटेंशियल मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अलग अलग होगा लेकिन स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इफेक्ट ऑफ, तो ये समझ गया, ये हो गया हमारा शॉर्ट में ये एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन। अब इस एक्सपेरिमेंट पे जो प्रॉब्लम आते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम आपको दिया गया है, 1 मिनट,
देखो पहला प्रॉब्लम हमें क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। When the yellow light is incident on the surface, no electron are emitted, while green light can emit. If the red light is the incident on the surface, then first no electron are emitted, then photoelectrons are emitted, electron of higher energy are emitted, and electron of lower energy are emitted. अब आप दो तरीके से ले सकते हो, वेवलेंथ के हिसाब से ले लो। हमें पता है रेड की वेवलेंथ होगी कितनी, लैम्बडा आर। देन हमारे पास येलो लाइट दिया है, येलो की लैम्बडा वाई, और ग्रीन की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, हमें पता है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड की। देन उसके बाद येलो एंड ग्रीन की सबसे कम। ओके, ये तो हमें पता है, ग्रीन की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी न्यू आर, न्यू आई और न्यू जी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ग्रीन की, सबसे कम रेड की, और बीच में येलो की होगी। अब उन्होंने क्या कहा है, व्हेन द येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस नो इलेक्ट्रॉन, तो येलो लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इसके आगे अगर फ्रीक्वेंसी आती है ग्रीन लाइट के लिए, ग्रीन लाइट में इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में रहेगी कहीं ना कहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ रहेगी, इन दोनों के बीच में। रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है तो वहां इमिशन होगा ही नहीं, वहां इमिशन होगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि देखो येलो लाइट के लिए नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, येलो लाइट के लिए इमिटेड नहीं होगा, लेकिन ग्रीन लाइट के लिए इमिशन होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रीन और येलो के बीच में रहेगी कहीं ना कहीं, और रेड का उसमें कोई भी पार्ट नहीं है, तो रेड बाहर रहेगा, तो रेड से कोई भी इमिशन नहीं होगा, तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ठीक है, ये समझ में आया। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो सेकेंड प्रॉब्लम हमें क्या दिया गया है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस व्हेन फोटॉन्स of energy 6 electron volt fall on it is 3 electron volt, the stopping potential in volt is, okay, the maximum kinetic energy of photoelectron emitted from the surface when the photons of energy 6 electron volt fall on it is 3 electron volt। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करने, अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0, ऐसा हमने फॉर्मूला लिखा था ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं EV0। ठीक है, अब हमें दिया गया है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और देखो काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and photon having energy, photon having energy कितनी है, the maximum kinetic energy of photoelectron emitted from the surface when the photon of energy 6 electron volt, the stopping potential in volts, stopping potential in volts। ओके तो ये EV0 ऐसे ही रहेगा हमारा, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन वोल्ट्स। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई किया EE कट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट कितना आया, 3 वोल्ट, कितना आया 3 वोल्ट, इतना ईजी है। ठीक है, इसमें हमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज नहीं करना है, फोटोन एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये थोड़ा ट्रिकी दिया है, ये 6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज यहाँ नहीं है, तो कितना आया 3 वोल्ट, तो आंसर आएगा B, 3 इन वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, a photo cell receiving a light from a source placed at the distance of 1 meter, if the same source is
to be placed at a distance of half meter, then the number of eject electron first will reduce to zero, will remain the same, will decrease, will increase. Okay, will increase. अब देखो क्या कहा है, फोटो सेल रिसीव द लाइट फ्रॉम द सोर्स, यहां सोर्स है, यहां सोर्स है और यहां हमारा फोटो सेल है। मीन्स यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता है तो करंट फ्लो करता है, वो हमारा क्या है, फोटो सेल। पहला डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, एंड देन उसको हमने हाफ मीटर कर दिया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। तो याद रखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रख। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे। जितना नजदीक आओगे उतना इंटेंसिटी बढ़ेगा, उतना पार्टिकल ज्यादा आएंगे, उतने फोटोन ज्यादा आएंगे। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो जितना नजदीक जाओगे सेल तो उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी मीन्स फोटोन ज्यादा इंसिडेंट होंगे सेल पे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विल इंक्रीजेस, विल इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होंगे। दूर जाओगे तो इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम मीन्स पार्टिकल कम या फोटॉन्स कम, नजदीक आएंगे मीन्स फोटॉन ज्यादा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये तो आपको पता है। नेक्स्ट क्या कहा है, इफ E एंड P आर द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो क्या था, if E and P are the energy and the momentum of a photon respectively, then on reducing the wavelength of photon, first both momentum and energy will decrease, both energy and momentum increase, momentum will increase but energy will decrease, momentum will decrease but energy will increase। अब इसमें से क्या ऑप्शन होगा, सिंपली दो फॉर्मूले आपको पता है इसमें, मोमेंटम का फॉर्मूला एंड एनर्जी का फॉर्मूला। मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू, याद करो, H बाय लैम्बडा, एंड E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले। अब इसमें क्लियर कट आपको लग रहा है, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा एंड एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो क्या होगा, वेवलेंथ रिड्यूस हो रहा है तो दोनों भी इंक्रीज होंगे। सो बोथ E एंड P इंक्रीज, बोथ E एंड P इंक्रीज। नेक्स्ट, चलो, डैश इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ ऑफ, यहां हमें एनर्जी का वैल्यू दिया है, एनर्जी का वैल्यू 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एमस्ट्रॉन्ग में है, नैनो में है, और 10⁻⁻12 में हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो अब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। और लास्ट में हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया था वही, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, एंड देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाय ई। एच का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, क्या होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, C3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू हमें दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो में दिया है। क्या दिया है, किलो में। तो पहले किलो को कन्वर्ट करते हैं, देखो 35 इंटू 10⁻3, ये हो गया किलो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम पावर को हटा दे सारी, 6.6 इंटू 3, 35 इंटू 1.6, ओके, तो बचेगा क्या पावर हमारा, ये 19 ऊपर चले, 19 में से 3 चले गए 16 और ये पावर ऊपर चला जाएगा, 16 और 8 24 माइनस 34 प्लस 24, तो ये होगा 10,
6.6 इंटू 3 इंटू 35 इंटू 1.6 इंटू 10⁻10। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा नियर अबाउट 3.5 इंटू 10⁻11। ट्राई करो आप सॉल्व करके, ठीक है। 10 क्या आएगा, ओके 34 है ना, ये -11 आएगा। क्या आएगा, ये -10 -11 आएगा। तो अगर हम इसको 35 इंटू 10⁻12 में ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 35 इंटू 10⁻12 ये होगा हमारा वेवलेंथ। तो यहां हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट खत्म होता है।